हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड निंग वही हुई दिखाई जाती है जो इस टाइम चाइना नहीं होती बल्कि थाईलैंड में होती है और वो खुद से कह रही होती है कि बुरा करने के तो मैं यूज्ड हो चुकी हूँ। अब सीचिंग के साथ जो हमारा मेन लीड था उसके साथ जो भी इसके मेमोरीज वगैरह गुजरी थी वो सब हमें दिखाई जाती है और उसने किस तरह इसको प्रपोज किया था और कहा था कि कभी भी मुझसे झूठ मत बोलना और कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, हम साथ में रहेंगे और हमारे 2 बच्चे भी होंगे, हम साथ में कंट्रीज वगैरह भी घूमने के लिए जाएंगे और इसके साथ ही साथ मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज भी करूंगा। दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी गुजरी होती है बट पता लगता है कि ये तो एक रीजन की वजह से उसके पास गई थी क्योंकि उसके पास एक ऐसा डाटा था जिसकी की इसको लेकर आनी थी और पहले उसे खुद से प्यार करवाया और फिर सारा डाटा लेकर जाने तो लगती है और सीचिंग सोया होता है। निंग उसे देखकर रुकती और कहती है कि आई लव यू पर मुझे जाना होगा। अब जो इसने डाटा लिया था वो जाकर एक पर्सन को देती है जिसे देने के बाद कहती है कि उसे कुछ मत कहना, तो वह कहता है कि दवा हो जाओ क्योंकि वो जो कुछ भी निंग से करवाना चाहता था वो तो उसने करवा लिया था। अब निंग भी जाते हुए कहने लगती है कि शायद हम वापस से फिर कभी मिले। अब इसी तरह इस बात को 7 साल गुजर जाते हैं। अब वैसे हमें 2 छोटे छोटे ट्विन क्यूट से बच्चे दिखाए जाते हैं जिनमें से बॉय का नेम शिंग होता है और दूसरी गर्ल का नेम बाओबे होता है और वो मिस्टर जेंग के पास दोनों आते तो हैं पर बाओबे अपने भाई शिंग से पूछने लग जाती है कि मॉम हमारे लिए डैड कब ढूंढेंगी, मॉम इतनी बड़ी हो गई और अभी तक सिंगल है। तो शिंग अपनी सिस्टर की बात से कहने लगता है कि अब तो मैं किंडरगार्टन में भी अपनी मॉम की वजह से सर नहीं उठा पाता। उन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर मिस्टर जेंग कहने लगते हैं कि आप लोगों को बोलना बंद करना होगा, आप लोगों की मॉमी आने वाली है। वैसे ही दोनों मॉम के आने का वेट करने लगते हैं। मॉम जो मो फैमिली की ग्रैंड डॉटर बन चुकी थी और इसका नेम मोयंग होता है। मोयंग बहुत ही ज्यादा स्टाइल से आने के बाद अपने दोनों बच्चों से बात करने लगते हैं। उन्हें बताती है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ तो आप लोगों को यहाँ से खुद ही घर जाना होगा। वो भी अपनी मॉम की बात से कहते हैं कि ठीक है मॉम, आप बाद में वापस आ जाना, हम चलते हैं मॉमी। ये कहकर वो कार में बैठ जाते हैं और मोयंग उन्हें जाते हुए बाय बाय कर रही होती है। अब उनके वहाँ से जाने के बाद वैसे एक दूसरी कार आ जाती है जो रुक कर मिस मू के पास आती है और मिस मू को बताया जाता है कि आपसे अभी जिसकी कॉल पर बात हुई थी हम वही हैं, क्या आप हमारे साथ आप चलेंगी। ये सुनते साथ ही मोयंग उनके साथ बैठकर चली जाती है। वो एक टेलर की शॉप में पहुंचती है जिसे देखकर उसे हो रहा होता है कि क्या यहाँ पर मुझे मिलने के लिए बुलाया है, बट वहाँ पर तो एक सीक्रेट डोर भी होता है जिसे इसके लिए ओपन किया जाता है और इसे बोला जाता है कि मिस्टर सी आपका अंदर वेट कर रहे हैं। अब ये थोड़ी घबरा तो रही होती है बट फिर भी अंदर चली जाती है। अब उसके अंदर जाने के बाद टेलर कहने लगता है कि ये वही लड़की है जिसको मिस्टर सी पिछले 7 सालों से ढूंढ रहे हैं। तो वह कहता है कि हाँ ये वही है। और इधर दोनों ट्विन बच्चे दिखाए जाते हैं जो सोचे होते हैं कि हमारी मॉम अभी कहाँ होंगी, अभी तक वापस क्यों नहीं, उन्होंने बोला था कि वो जल्दी वापस आ जाएंगी। बॉबी कहती है कि हमें मॉम को ढूंढना चाहिए। तो उन्हें याद आता है कि हमारे पास तो मॉम की लोकेशन भी आती है। अपनी वॉच का यूज करते हुए वो ढूंढने का सोच लेते हैं और इधर मोयंग दिखाई जाती है जो इस एरिया में तो आ जाती है पर वहाँ पर देखती है कि काफी ज्यादा ड्रिंक्स पड़ी हुई है। अभी ये देख ही रही होती है। वैसे ऊपर से सीचिंग नीचे आ रहा होता है और उसे देखते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये तो उसे देखते ही हो रही होती है कि ये शख्स कौन है क्योंकि वो तो पहचान ही नहीं रही होती। अब ये भी इसके पास आता और पूछने लगता है कि 7 साल बगैर सबूत छोड़े तुम कहाँ पर चली गई थी। तो कहती है कि मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हो। ये सुनते कहने लगता है कि 7 साल पहले जो हमने साथ में मेमोरीज गुजारी थी, जो भी हमारे अच्छे मोमेंट्स थे, क्या तुम सब भूल गई हो। ये कहते हुए उसे ड्रिंक पीने को दे रहा होता है और भी कहता है कि तुम प्रिटेंड करने में काफी अच्छी हो। इसको तो उसको देखते हुए बड़ा अजीब लग रहा होता है कि ये कौन शख्स है जो मुझे कह रहा है कि वो ऑलरेडी मुझे 7 साल पहले से जानता है। बट फिर भी थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद कहती है कि अब मैं चलती हूँ, थैंक्स ड्रिंक के लिए। ये कहते साथ ही जैसे जाने लगते हैं तो सीचिंग से पकड़ लेता है, किस करने लगता है। ये जल्दी से अपने आप को उससे दूर करती है और उसके मुंह पर थप्पड़ भी लगा देती है और कहने लगती है कि तुम ये हरकत मेरे साथ कैसे कर सकते हो। और जब गुस्से से जाने लगती है तो ये भी ऑर्डर दे देता है कि सेवा कर लो। वैसे इसके सब गार्ड्स वगैरह इसके सामने आ जाते हैं। ये देखकर ये वहीं पर रुक जाती है और सीचिंग को गुस्से से देख रही होती है। वैसे ही मॉमी मॉमी कहते हुए उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं। अब ये जैसे ही बच्चों को देखता है तो उन्हें देखता रह जाता है। बच्चे तो इसके पास भी डैडी डैडी करते हुए आ जाते हैं। तो ये मोयंग से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं, क्या तुम मैरिड हो। तो कहती है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ और तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में आने की जरूरत नहीं है। तो ये जल्दी से बच्चों से पूछता है कि आप लोग कितने साल के हो। तो वो बताते हैं कि 6 ईयर। अब 6 ईयर से और भी ज्यादा थोड़ा यकीन हो रहा होता है कि उसके ही बच्चे हो सकते हैं। और मोयंग जो अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुला रही होती है पर दोनों बच्चे ही उसके पास नहीं आ रहे होते बल्कि अपनी मॉम से पूछने लगते हैं कि क्या सच में ये हमारे डैड नहीं है। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन तो सीचिंग भी पूछना जा रहा होता है पर वो कह रही होती है कि नहीं, ये तुम लोगों के डैडी नहीं है, मेरे पास आ जाओ। ये सुनते दोनों बच्चे भागकर अपनी मॉम के पास आ जाते हैं और अपनी मॉम के पास आकर पूछे होते हैं कि क्या सच में आप हमारे डैड नहीं हो। तो ये भी पूछता है कि क्या मैं नहीं हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, ये तुम लोगों के डैडी नहीं है और उसे भी बताने लगती है कि मेरा नेम मोयंग है और मुझे लगता है कि जिसका सोचकर आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया मैं वो लड़की नहीं हूँ, आपको उस लड़की को ढूंढना चाहिए, मैं चलती हूँ। ये कहकर अपने बच्चों को लेकर जाने लगती है पर अभी भी गार्ड उनके सामने खड़े होते हैं और जाने नहीं दे रहे होते। ये देखकर वो वापिस से सीचिंग की तरफ गुस्से से देखते तो सीचिंग भी गार्ड से बोल देता है कि जाने दो। तो वो लोग भी साइड पर हट जाते और ये अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद इसका असिस्टेंट भी इसके पास आ जाता है। तो ये असिस्टेंट को देखते साथ ही सभी गार्ड्स वगैरह को वहाँ से भेज देता है और फिर उससे पूछता है कि बताओ जो मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालने को बोला था क्या तुमने निकाली। तो वो बताता है कि हाँ, ये अभी
कुछ मंथ पहले ही अब्रॉड से यहाँ वापस आई है और इसका 7 साल पहले का कोई भी डाटा वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इन बच्चों की सिंगल मॉम है और अभी तक खुद भी सिंगल है, शादी नहीं हुई। ये बातें सुनने के बाद सीचिंग कहता है कि और भी पता लगवाने की कोशिश करो। अभी उसकी जाने के बाद सोचने लग जाता है कि तुम्हारे साथ 7 सालों में क्या हुआ है जिसकी वजह से या तो तुम मुझे भूल गई या तो नाटक कर रही हो मुझे भूलने का। अब ऐसे ही मोयंग दिखाई जाती जोड़ती है तो किचन की तरफ जा रही होती है, बट साथ में वॉच के थ्रू अपने बच्चों से भी बात कर रही होती है। उनसे पूछी होती है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, क्या तुम वापस आ रहे हो ना घर? तो वो बताते हैं कि जी हम मॉम घर की तरफ ही आ रहे हैं, रास्ते में है। ये सुनकर स्माइल करते हुए पानी पीने लगती है। अभी पानी पी रही होती है, वैसे ही डोर पर बेल होती है। ये डोर ओपन करती तो है पर कह लगती है कि मेरे बच्चों तुम लोग फिर से पासवर्ड भूल गए क्या? पर वो आगे से कोई और नहीं होता बल्कि सीचिंग होता है, जिसे देखकर कहने लगती है कि तुम। पर वो तो डायरेक्ट इसके घर पर आ जाता है। वो कहती है कि ये मेरा घर है, मेरे घर से बाहर निकलो। तुम इस तरह बगैर परमिशन के कैसे आ सकते हो? यहाँ तक कि उसने जो ग्लास रखा था पानी का वो उठाकर पीने लगता है, पर ये बताती है कि ये मेरा पानी है। पर फिर भी वो नहीं रुकता बल्कि उसी का जूठा पानी पीने लगता है। ये देखकर इसे और भी गुस्सा आ रहा होता है, कहने लगते हैं कि ये इलीगल होता है। तो कहते हैं कि अच्छा इलीगल होता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए पुलिस को कॉल करूं? फिर इसे याद आता है कि मेरे बच्चे भी घर वापस आने वाले हैं। तो कहती है कि तुम उनके आने से पहले चले जाओ, इससे पहले वो कुछ गलत समझ ले। उसके इस बात से जो टेबल पर पिक पड़ी थी दोनों ट्विंस बच्चों की, उस पिक को देखने लग जाता है और कहता है कि ये किड्स मेरे हैं ना। ये सुनते ही उस तरह कहती है कि तुम्हारे साथ किसके बच्चे हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी से तो गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि 7 साल पहले तुम पीछे कोई भी ट्रेस छोड़े मुझे छोड़कर चली गई थी, क्यों किया था तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हें मुझसे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो कहता है कि अच्छा। ये कहते हुए उसकी शर्ट को एक साइड से उतार देता है, पर देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी टैटू नहीं है, जबकि निंग का तो यहाँ पर टैटू हुआ करता था। अभी पूछने लग जाता है कि तुम्हारा टैटू कहाँ पर गया? ये भी उसके मुंह पर थप्पड़ लगाती है, पर ये भी उसे छोड़ता नहीं है बल्कि पकड़ लेता और ये उसे कहने लगती है कि अगर वापिस से तुमने ऐसा कुछ मेरे साथ किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी। अब ये धमकी दे रही होती है। वैसे दोनों बच्चे आ जाते जो मॉम और डैड को इस तरह साथ में देखकर पहले तो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, बट वो भी कहती है कि मुझे ये देखना है। अब दोनों बच्चे उन्हें देखने लग जाते हैं और शीशिंग कहते हैं कि लगता है हमें डैड जल्दी मिलने वाले हैं। मोयंग जो अपने बच्चों के पास भाग कर जाती है, पर बच्चे तो सीचिंग के पास जाना चाह रहे होते हैं। बॉबी तो सीचिंग के पास पहुंच पे जाती है और बॉबी को वो प्यार कर रहा होता है, क्यूट कह रहा होता है। बॉबी कहती है कि आपकी एज क्या है? और शिंगिंग भी पूछने लगता है कि क्या आपको हमारी मॉम चाहिए? ये भी सिंगल है, इन्होंने ओवरसीज से स्टडी की हुई है, इनके पास घर है पर कार्ड नहीं है और शॉर्ट ड्रामा से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। वो अपनी मॉम के बारे में सब बातें बता देते हैं और सीचिंग तो शिशिंग को भी अपने पास बुला लेता है। अब ये देखकर वो जल्दी से अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड निकाल कर उसे दिखा देती है कि देखो मेरा नेम मोयंग है, जो तुम नाम ले रहे हो मेरा वो नाम नहीं है। मैं तुम्हें इस बात को कैसे क्लियर करके बताऊं? अब इसी बात पर दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है कि तुम हो, वो कहती है कि मैं नहीं हूँ। तो वो भी अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम कुछ नहीं होता, आपको काम डाउन होना होगा, लड़ाई करने से हर मसला सॉल्व नहीं हो जाता। तो ये भी उसे बोल देती है कि तुम कहीं से अपना स्कैम करवा कर आए हो और मुझे यहाँ आकर तंग कर रहे हो, क्या मैं तुमसे ये कह सकती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ? तो कहता है कि यहाँ से तभी चला जाऊंगा पर आता रहूंगा, आखिर मैं आप लोगों का नेबर बन चुका हूँ। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा हैरान होती है, पर बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें अंकल हमेशा देखने को मिलते रहेंगे जो फ्यूचर में उनके डैड भी बन सकते हैं। अब बॉबी को प्यार करते हुए वो उसके एक हेयर को भी ले लेता है ताकि टेस्ट करवा पाए कि वो सच में उसके बच्चे भी हैं या नहीं है। अब हेयर लेकर बाहर आ गया था और आकर अपने सेक्रेटरी को दे देता है कि मुझे चेक करके इसकी रिपोर्ट बताओ। पर सेक्रेटरी को यकीन नहीं आ रहा होता है कि क्या आप सच में यहाँ पर रहेंगे? तो वो कहते हैं कि हाँ जाहिर सी बात है, इतने क्यूट से बच्चों को कौन छोड़ सकता है। अब सीचिंग जो वैसे ही मोयंग के ग्रैंडपा के पास पहुंच गया था और उनसे आकर बात वगैरह कर रहा होता और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आपकी ग्रैंड डॉटर अब्रॉड से वापस आई हो और आपने उनके लिए पार्टी रखी है, तो सोचा मैं भी आपको कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए आ जाऊं। तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से तुम्हें भी मिलवाऊंगा। और अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में ये भी बताता है कि 7 साल पहले उसके साथ जो कुछ भी हुआ हमें नहीं पता, ना हम जानना चाहते हैं। अभी की लाइफ उसकी बहुत अच्छी है, वो पिछली चीजों को भूल चुकी है। अब ये सब बातें सुनकर वो बता देता है कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर को ऑलरेडी जानता हूँ और अभी वॉशरूम का बहाना करने लगता है। तो वॉशरूम पूछकर वहाँ से वॉशरूम के लिए चला गया था। अब पार्टी भी स्टार्ट होने वाली होती है तो ग्रैंडपा भी उठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी लोग ग्रैंडपा का ही पार्टी में आने का वेट कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा के साथ साथ उनकी बेटी की बेटी भी आती और दूसरी तरफ मोयंग भी अपने दोनों बच्चों के साथ सबके सामने आती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं 2 चीजें बताना चाहता हूँ, एक ये कि मेरी बेटी ने सिंगल लाइफ गुजारी है और बहुत ही अच्छे से अपने दोनों बच्चों को खुद ही संभाला है, और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जायदाद में कुछ चेंजिंग करने का सोचा है, जिसमें ये वाली जगह भी मैं मोयंग को दे रहा हूँ और साथ में अपनी जितनी भी चीजें वो सब भी मोयंग को दे रहा हूँ। मोयंग तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा शौक होती है और ग्रैंडपा की जो बेटी होती है उनके तो पाँव नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई थी। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि डैड उनके साथ ऐसा कुछ कर लेंगे कि बस उन्हें थोड़ा सा हिस्सा देने के बाद बाकी सब अपनी ग्रैंड डॉटर को ही देने का सोच लेंगे। यहाँ तक कि अपने डैड से कहने लगती है कि डैड आपको ये सब करने से पहले हमसे बात तो कर लेनी चाहिए। तो डैड कहते हैं कि मैंने तुमसे क्यों बात करनी थी, जो मैंने करना है वो मैंने करना है। अब उनकी दूसरी ग्रैंड डॉटर भी कहती है कि मुझे पता है ग्रैंडपा आप मोयंग से ज्यादा प्यार करते हैं, बट फिर भी आपको इतना अचानक तो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो कहते हैं कि तो क्या हुआ, और फिर अपने ग्रैंड चाइल्ड को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद ये भी जब वहाँ
से जाने लगती है तो उसकी आंट उसे आवाज देकर रोक लेती है। मयंक दिखाई जाती है जो चुप करके अपना जाने लगती है तो उसकी आंट उसको पीछे से आवाज देकर रोक लेती है। अब इसकी कजन भी इसके पास आकर इसे बातें सुनाने लग जाती है कि तुम अपने दो ऐसे बच्चों को सबके सामने लेकर आई जिनके बाप का तुम्हें खुद नहीं पता, क्या तुम इस चीज को लेकर शर्म नहीं आई? ये बात सुनकर वह कहती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी कह सकते हो पर मेरे बच्चों के बारे में तुमने ऐसे वर्ड का यूज ही कैसे कर लिया? तो कहती है कि अच्छा ठीक है तुम मुझे मारोगी। तो वह कहती है कि आज तक मुझसे किसी ने ऐसी रिक्वेस्ट नहीं की, तुमने बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है। ये कहते साथ उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगाती है। अब पार्टी में जो लोग भी होते हैं वो सब उन्हें देखने लग गए थे। अब ये तो थप्पड़ मारने के बाद वहाँ से जाने लगती है, बट ये उसके पीछे से जैसे ड्रिंक फेंकने लगती है वैसे ही मयंक को बचाने के लिए सीचिंग आ जाता है। अब ये तो फौरन से सीचिंग को देखते साथ ही पहचान गई थी और उसे होने लगता है कि अब तो मुझे सॉरी करना होगा। उसकी मॉम भी डर रही होती है कि हमने सीचिंग जैसे इंसान से पंगा ले लिया है। तो सीचिंग उन लोगों से कहता है कि बस मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ये बात याद रखना कि ये मेरी है। ये कहकर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है कि तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए और तुमने अभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखा। ये कहकर उसे लेकर जा रहा होता है और वो भी चुप करके इसके साथ जा रही होती है। अभी एक जगह पर रोककर उसे कहता है कि तुम भी तो मुंह फैमिली से हो तो कभी भी किसी से भी बुले मत हो ना, ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। वैसे पीछे से इसका असिस्टेंट आ जाता है जो आकर बॉस कहकर बुलाता है। अब बॉस कहने के बाद वो समझ चुका था कि उसने गलत जगह पर पंगा ले ली। यहाँ पर तो इनकी मीटिंग चल रही थी और इसे इस तरह आकर इन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। अब ये भी गुस्से से अपने सेक्रेटरी को देख रहा होता है तो वो बताने लगता है कि आपके लिए न्यूज जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपने अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भेजा था बट पता चला है कि वो आपके बच्चे नहीं है। पर ये तो इस बात पे यकीन ही नहीं कर पा रहा होता क्योंकि इसकी आंखों के सामने मयंक के साथ गुजारा हुआ इसे सारा टाइम याद आ रहा होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह खुश थे और हमेशा रोमांस भी क्या करते थे। तो कैसे हो सकता है कि ये बच्चे उसके ना हो? यहाँ तक कि उसके ख्यालों में भी अभी तक सीचिंग की आ रही होती है उसे ये किस कर रहा होता है और जब अपने ख्याल से बाहर निकलते तो उसे पता लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मयंक दिखाई जाती है जो अपने आप को फ्रेश करने के लिए हर चीज वगैरह भी उतारी रही होती है और मास्क भी उसने लगाया हुआ था, पर वो अभी भी सीचिंग के बारे में सोच रही होती है कि वो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा और मुझे आकर सबके सामने ये क्यों बोल रहा है कि ये सिर्फ मेरी है। ये सोचने के बाद जब काम के लिए जाने लगती है तो दोनों बच्चे इसके पीछे से इसके आ जाते हैं और पूछे लगते हैं कि मम्मी जा रही है। तो वो बताती है कि हमें काम के लिए जा रही हूँ, मुझे बेस्ट ऑफ लक विश करो और तुम दोनों अंदर जाओ, लॉक भी कर लो ताकि कोई भी बाहर से आकर इजीली डोर ना ओपन कर ले। ये बात सुनते साथ ही वो अंदर चले जाता है और वैसे ही सीचिंग भी मयंक के सामने से आ जाता है। अब मयंक उसे अपने सामने देखकर पूछे लगती है क्या तुम सच में यहाँ हमारे नेबर में शिफ्ट हो गए? तो वह कहता है कि हाँ। वो ढूंढी होती है कि इसका घर कौन सा होगा पर उसका घर तो बिल्कुल इसके घर के साथ वाला घर होता है। अब ये देखकर वो जाने लगती है बट इस पर सीचिंग भी उसे नहीं रोकता और बल्कि जाने देता है। जैसे वो वहाँ से चली जाती है वैसे सीचिंग घर की तरफ देखता जहाँ पर दोनों बच्चे बाहर निकल आए तो इसको अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। अब सीचिंग भी उनके बुलाने पर जल्दी से उनके पास चला जाता है। यहाँ तक कि वो बच्चे अपनी जैसी एक वॉच भी उसे दे देते हैं और अपना नंबर देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि जब भी आपको हमसे कॉन्टेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। अब ये भी वॉच को पहन लेता है और इसे तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। यहाँ तक कि उसकी बेटी तो उसे फीचर्स भी समझाने लग जाते हैं कि किससे क्या होता है, पर इतने टाइम में ही वो लोग उसे वॉच दे देते हैं। अब ये तो वॉच लेने के बाद बहुत ज्यादा खुश था। यहाँ तक कि उन दोनों से कहता है कि मैं तुम लोगों को घुमाने के लिए लेकर जाता हूँ और सीचिंग दिखाई जाती है जिसके पास कोई भी काम नहीं होता, बस अपनी जगह पर आकर बैठी हुई थी। वैसे ही सीचिंग की एंट्री होती है जिससे पता लगता है कि इस कंपनी का सीईओ कोई और नहीं होता बल्कि सीचिंग होता है और यहाँ पर इस कंपनी में इसको ग्रैंडपा ने काम करने के लिए भेजा था। अब ये तो वहाँ से भागने का सोचती है बट ये अपने सेक्रेटरी को बुलाकर कहता है कि इसे बोर्ड ले जाओ। वो कहता है कि हाँ ठीक है, पर उसे याद आता है कि पोजीशन कौन सी देनी है। तो वो उसे पूछे लगता है कि तुम्हें कौन सी पोजीशन चाहिए। तो वो अपने प्रोफेशन के बारे में उसे बताती है तो वो डायरेक्टर उसे डायरेक्टर बना देता है कि तुम्हें डायरेक्टर के लिए प्रमोट किया जाता है। तो वो कहती है कि क्या मुझे प्रमोशन भी मिलेगा? तो उसे बताता है कि हाँ तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा। ये तो बड़ी खुश हो जाती है, कहने लगती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी लगती है इस वजह से तुम मुझे जॉब दे रहे हो। तो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर वो उसे कहने लगती है कि मुझे डर है कि तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। ये बात सुनकर तो सीचिंग वहीं पर चुप हो जाता और मयंक जो उसकी पिक के वास्ते जाती है उसी वाला सेम पोज देकर उसे दिखा कर जाती है। ये बस उसे चुप करके देख रहा होता है। सेक्रेटरी भी वहाँ से चला जाता है। अब जैसे इसकी जॉब हो जाती है तो ये बाकी सब कलीग्स के साथ पार्टी एंजॉय करने के लिए आई होती है। एक लड़का उसे आकर कहने लगता है कि एम के जो भी ज्वाइन करता है उसको एक ट्रिक आनी चाहिए। तो वो पूछती है कि कैसी ट्रिक? तो वो उसके सामने उसे डांस करके दिखाने लगता है और भी 2-3 लड़कियां उसके साथ डांस करने लगती है और ये देखकर ये भी डांस करने लग जाती है। अब इसे डांस करते हुए सीचिंग भी ऊपर से देख लेता है। वो इसे जब देख रहा होता है तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो इसकी तरफ आंख मार रही हो। अभी उसके ख्यालों में खोया ही हुआ था। वैसे इसका पाँव मुड़कर जैसे ही गिरने वाली होती है तो सीचिंग आकर इसे पकड़ लेता और इसी में इन दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। सभी कोलीग्स वगैरह उन दोनों को देखने लग जाते। उन्हें तो अपने बॉस का फेस भी पता होता है इसलिए सभी लोग पिक्स वगैरह उनकी बना रहे थे। अब जैसे दोनों को थोड़ी होश आती है तो जल्दी से मयंक उसे दूर हटती है और ये भी इधर उधर देखने के बाद कहता है कि मयंक हमें यहाँ से जाना चाहिए कहकर उसका हाथ पकड़ कर वहाँ से उसे लेकर जाने लगता है। और इधर हमें एक न्यू कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नेम राव होता है। अब उसे पता लगता है कि निंग वापिस आ चुकी है पर किसी और नाम से। अब जो भी वो पार्टी की पिक्स वगैरह देखती है देखकर तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये लड़की कैसे वापस आ सकती है। तो दिखाया जाता है कि 7 साल पहले राव को सीचिंग निंग से मिलवाता है और निंग भी उसको आगे से हाई करती है। अब उन दोनों को साथ में देखकर राव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसलिए वो अपने गार्ड्स वगैरह से कहकर इसे मारने को बोल देती है कि ये लड़की बचनी नहीं चाहिए।
चाहिए। अभी से यही था कि वो मर चुकी है, पर ये वापस कैसे आ सकती, इस बात पर उसे यकीन नहीं आ रहा होता। और इसी चीज को लेकर वो एक जगह पर कॉल करके भी बता देती है कि निंग वापस आ गई है, वो भी अपने मोयंग वाले नेम से। अब ये भी पूछा जाता है कि वो अभी इस टाइम पर कौन सी सिटी में है, तो उसे सिटी भी बता देती है। और इधर मोयंग दिखाई जाती है जो सीजिंग के साथ जा रही होती, तो सीजिंग उसे कहता है कि तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे साथ 7 साल पहले क्या हुआ था, तुम्हारी लाइफ कैसी थी। तो वह कहती है कि अच्छी बात है अगर मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मैं जानना भी नहीं चाहती, क्या पता वो मेरी लाइफ बहुत ज्यादा पेनफुल हो। अब ऐसे हमें थाईलैंड में लुशा नेम का पर्सन दिखाया जाता है, जिसके कान में आकर उसका बटलर कुछ कहता है। अब ये सुनने के बाद वो अपनी प्ले को कंप्लीट करता और उठकर कुछ सोचने लगता है। इधर सीजिंग दिखाया जाता है जो घर पर होता है और उसको मोयंग के साथ गुजारी सभी मेमोरीज याद आ रही होती, जिन मेमोरीज को वो याद करने के बाद कहते हैं कि अगर तुम मुझे भूल चुकी हो तो मुझे लगता है कि हमें अपनी लाइफ को वापस से स्टार्ट करना चाहिए और इस रिलेशनशिप को भी वापस से स्टार्ट करना चाहिए। और तब मोयंग दिखाई जाती है जो अपना काम पर जाने के लिए रेडी हो रही होती है। उसके दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और पूछने लगते हैं कि आपको अंकल सीजिंग कैसे लगते हैं, और देखिए वो तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते। तो कहती है कि वो मुझे इसलिए प्रोटेक्ट करता है क्योंकि मैं उसकी एक गर्लफ्रेंड जैसी लगती हूँ, वरना उसके सामने मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। अब दोनों बच्चे तो उसे वीडियो दिखाते हुए उसकी क्वालिटीज के बारे में बताने लगते हैं कि वो 7 सालों से सिंगल है और आपको अगर उनके साथ रिलेशनशिप करना है तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगी। देखे वो तो आपको लाइक भी करते हैं, आप क्या उन्हें लाइक नहीं करती। पापा कहती है कि नहीं तुम लोगों को अपने ग्रैंडपा के पास नहीं जाना, टाइम हो गया जाने का, चलो जाओ ना। पर दोनों उसके बच्चे नहीं जा रहे होते, बल्कि वो तो साथ में सीचिंग के साथ कॉल पर होते हैं। सीचिंग उनकी सारी बातें सुन रहा होता है और वो सीचिंग को सुनाना चाह रहे होते हैं कि मॉम भी उन्हें लाइक करती है। और फाइनली वो मॉम से बुलवा ही लेते हैं कि हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ। ये सुनकर तो सीचिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता और बॉबे तो डैड को बताने भी लगती है कि देखा मॉम आपको लाइक करती है। ये तो जल्दी से बॉबे से वॉच पकड़कर देखने लगती है और कहती है कि तुम क्या सीचिंग को कॉल कर रही थी। और सीचिंग से कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीचिंग कहता है कि अगर तुम काम से ऑफ करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें काम से ऑफ दे देता हूँ। तो कहती है कि नहीं मुझे काम करना पसंद है। तो शिनशिन कहता है कि देखा डैड मॉम बहुत ही ज्यादा वर्कहॉलिक है। तो कहते हैं कि ठीक है फिर अपनी मॉम से बोल देना कि पिक एंड ड्रॉप की सर्विस मैं उन्हें खुद दूंगा, जैसे उनका काम हो जाए तो वो पार्किंग एरिया में आ जाए, मैं उसे वहीं से पिक करके वापस घर पर ले आया करूंगा। पापा कह रही होती है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, बट वो तो ये बात कहने के बाद कॉल कट कर देता है। अब ऐसे ही ऑफिस में दिखाया जाता है कि सीजिंग के पास राव आती है और राव जो एक फाइल पर साइन करवाने के लिए आई थी, पर वो तो कुछ और ही वैसे साथ में जानने के लिए आई थी। और सीजिंग से कहती है कि एक न्यू लड़की मोयंग नेम से आई है। उसका नाम सुनते ही सीजिंग वहीं पर रुक जाता है। तो ये भी बोल देती है कि वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी नहीं लग रही, वैसे तुमने पिछले 7 साल जितना सफर कर लिया तुम्हारे लिए उतना बहुत है, तुम्हें अब उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। उसकी बात सुनकर इसे गुस्सा आ रहा होता और कहने लगता है कि मैंने साइन कर दिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कहकर उसे वहाँ से भेज देता है और ये भी कहता है कि तुम्हें मेरे मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इधर दोनों बच्चे शिनशिन और बॉबे दिखाए जाते हैं जो अपने ग्रैंडपा के साथ होते हैं। ग्रैंडपा भी उनसे बातें कर रहे होते हैं, पूछे लगते हैं कि तुम्हें सीचिंग कैसा लगता है। तो वो लोग बताते हैं कि हमें सीचिंग अंकल बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। पर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मॉम डैड एक दूसरे के साथ गुजारा कर पाएंगे, क्योंकि वो जब एक दूसरे को देखते हैं तभी लड़ने लग जाते हैं। तो शिनशिन कहने लगता है कि जहाँ पर लड़ाई होती है वहाँ पर प्यार भी बहुत ज्यादा होता है, अगर लड़ते हैं तो क्या हुआ, उनमें प्यार भी बहुत होगा। ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर हंसने लग जाता है, फिर पूछते हैं कि आज के खाने में क्या है, और फिर बच्चों को खाना खिलाने के लिए लेकर जाने लगते हैं। मोयंग जो पार्किंग एरिया में आती है सीचिंग के लिए, पर वहाँ पर ऑलरेडी कुछ लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। अब गुंडे उसे देखते साथ ही पूछते हैं कि क्या तुम वोयोंग हो। तो वो आगे से ये बात सुनकर कहती है कि अगर मैं वोयोंग हूँ तो तुम्हें मुझसे क्या है। अब वो लोग तो उसे पकड़ने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं, पर वो भी एक लड़की को पकड़ लेती और उसे पूछने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए किसने भेजा है। अब वो भी डर कर नाम बता देता है कि मुझे मोयुनन ने भेजा है। अब वो इस चीज की रिकॉर्डिंग कर लेती और सीचिंग भी आकर देख रहा होता है अपनी कार से बैठकर। ये देखकर वो परेशान हो जाता और ये भी देख लेता है कि किस तरह सीचिंग ने उस लड़के को मारा और उन लोगों को वहाँ से भगा दिया। अब जैसे वो लोग वहाँ से भाग जाते तो सीचिंग जल्दी से इसके पास आता है और कहने लगता है कि तुम डेंजरस वुमेन हो। ये कहकर उसको अपने साथ ले गया था और अंदर जाकर फेंकता और उसके ऊपर आकर उसे कहने लगता है कि याद करो ये मार्शल आर्ट्स तुम्हें पहले से आते हैं ना, और तुम नहीं होना। तो वह कहती है कि नहीं ये तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा है, बल्कि इसकी तो मैंने जाकर स्पेशल क्लासेस ली थी, वरना मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं आते। पर वो इस बात को नहीं मारा होता, ना ही से दूर हो रहा होता, ये उसे अपने आप से दूर कर रही होती है। वैसे सेक्रेटरी दोनों बच्चों के साथ आ जाता है। अब सेक्रेटरी को तो ये होता है कि फिर से वो गलत टाइमिंग पर आ गया और बच्चे भी जब मम्मी कहकर बुलाते हैं तो जल्दी से सीचिंग में उसे दूर हो जाता है। अब दोनों बच्चे कहने लगते हैं कि जिन लोगों में ज्यादा लड़ाई होती है उनमें प्यार भी होता है, लास्ट में वो कपल भी बन जाते हैं। ये सुनते ही मैं कहने लगती है कि बॉबी ऐसी बातें नहीं करो, इस तरह की नॉनसेंस बातें नहीं करते। ये कहने के बाद अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुला लेते और सेक्रेटरी बताता है कि हमने अटैक के पीछे होने वाले मास्टरमाइंड का पता लगवा लिया, वो कोई और नहीं बल्कि मोयुनर है। ये सुनते वो कहते हैं कि तुमने भी उसका पता लगवा लिया। तो वो कहता है कि हाँ जाहिर सी बात है ऑफ कोर्स, और आइंदा से ऐसी कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो तो खुद को इतने खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई और रास्ता निकाला करो। तो कहने लगती है कि अच्छा, और उससे वापस से लड़ने लग जाती है। अब सेक्रेटरी भी इसको बुला रहा होता है कि बॉस हम क्या चलें, तो वो भी वहाँ से चुप करके चला जाता है। अब फिर से मिसेस गो दिखाई जाती है जिससे कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि हम उसे पकड़ने में फेल हो गए। तो कहती है कि तुम लोगों से एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ, उस लड़की को भी ना पकड़ पाए, और इससे उन पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। और शिनशिन दिखाया जाता है जो अपने आईपैड पर कोई काम कर रहा होता है और बॉबी अपनी मॉम के
साथ लगी होती है उसके मॉम उन दोनों को समझा रही होती है कि उस लड़के का यकीन ना करना, वो कभी कैसा हो जाता है और कभी कैसा हो जाता है, वो तुम लोगों का डर बनने के लायक नहीं है। और बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा हॉरर है। ये कहते हुए उसने बच्चों को वैसे ही डरा दिया था और वो अपनी मॉम को इस तरह देख कर हंसने लग जाते क्योंकि उसके पूरे फेस पर बस खीरे खीरे लगे हुए थे जो बॉबी ने लगाए थे। अब ऐसे मयंक को गुशाओ बुलाती है। अब ये गुशाओ के बुलाने पर आ तो जाते हो और आकर उसके पास भी बैठ गई थी। गुशाओ उसको अपने बारे में बताने लगती है कि मैं भी एम की कंपनी में काम करती, तो कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने आपको देखा हुआ है, आप भी उसी डिपार्टमेंट में होते ना। तो वो बताते है कि हाँ मैं भी उसी जगह पर होती हूँ, पर मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात करने के लिए बुलाया है। तो वो उससे पूछती है कि जी कहिए क्या बात है। तो वो सीधा मुंह पे बोल देती है कि तुम्हें सेजिंग से दूर रहना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो। तो उसकी ये बात सुनकर कहती है कि बस मुझे आप ये बताएं कि आप किस हक से मुझे ये कह रही है कि मुझे सेजिंग से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ झूठ बोल देती है कि असल में वो मेरा फियांसी है। अब फियांसी वाली बात सुनकर वो उसे मुंह पे कह देती है कि अगर वो तुम्हारा फियांसी है तो तुम्हें उससे जाकर खुद बात करनी चाहिए और उसे रोकना चाहिए ना, मुझसे आकर क्यों कह रही हो। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद गुशाओ कहने लगती है कि 7 साल गुजर गए पर भी सेजिंग तुम्हारी तरफ ही अट्रैक्ट होता है और तुम्हारा ही रहता है। और वैसे ही मयंक जो अपने दोनों बच्चों को लेकर कार शोरूम में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो आज एक कार लेने के लिए आई हुई थी। अब बच्चे भी कार्स वगैरह देखने के लिए भागते हैं और आगे जाकर उन्हें अपनी मॉम की आंट मिल जाती है, जिन्हें देखते साथ ही उनके पास रुक गए थे। अब वो भी इसके दोनों बच्चों को लेकर इसके पास आ जाते और उसको आकर कहने लगती है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हें ग्रैंडपा के पैसे नहीं चाहिए, पर अभी तो टाइम भी इतना नहीं गुजरा और तुम उन्हीं के पैसों से कार लेने के लिए भी आ गई हो। अपनी कजन की ये बात सुनकर कहने लगती है कि लगता है तुम्हें उस दिन वाला थप्पड़ नहीं बोला जो अब भी वापस खाने का सोच रही हो। ये सुनते ही वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम देखिए ये क्या बात कर रही है। तो उसकी मॉम उसे चुप करवाती है और कहती है कि बेटा अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम हमसे मांग सकते। तो कहती है कि अच्छा कैसी बात है, फिर चले मुझे ये कार लेकर दे दे। फिर से उसकी कजन गुस्से में आ जाती है और उसे मारने वाली होती है, पर मयंक भी बोल देती है कि मैं भी ग्रैंडपा को बता दूंगी कि अटैक तुमने मुझ पर करवाया था। तो कहती है कि क्या मतलब तुम्हारे पास कोई क्या एविडेंस है। तो वो उसको वीडियो वाला एविडेंस भी दिखा देती जहाँ पर उसका नेम लिया जा रहा होता है। अब ये देखती है वो डर जाती है और मयंक कहती है कि अगर तुम मेरे साथ वापस से पंगा नहीं लोगी तो मैं भी ग्रैंडपा को ये चीज नहीं दिखाऊंगी, अब चुप करके तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अब फिर से उसकी तरफ गुस्से से उसे मारने लगती है। तो इतने टाइम में सेजिंग आ जाता है। सेजिंग को देखते ही बच्चे कहने लगते हैं कि मिस्टर सेजिंग हमें पता नहीं था कि आप सच में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही कॉल करके डैड को बुलाया था और सबके सामने बता रहे होते हैं कि हमने ही बुलाया था कि आपका रियल फेस दिखा पाए। तो सेजिंग कहने लगता है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि दोबारा पंगा लेने की जरूरत नहीं है, तुमने फिर भी आकर इसे बोली और इसे आकर पंगे लेने लगी। तो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है और बहुत ही ज्यादा सेजिंग के आगे मासूम बन रही थी। बस सेजिंग को तो इसका अक्सर रूप पता था, इसी वजह से वो गुस्से से वहाँ से चली जाती और दोनों बच्चों को उसने अपने पास खड़ा किया हुआ था। अब वो लोग तो वहाँ से चले गए थे और ये लोग भी वेटिंग एरिया में आकर बैठ जाते हैं। अपने बच्चों के साथ अभी बातें करी होती है। वैसे ही शोरूम की एक लड़की आती है और आकर बताती है कि मिस्टर एक्स ने आपके लिए कुछ भेजा है, क्या आप रिसीव करेंगे। तो वो सुनकर हो जाते हैं कि मिस्टर एक्स कौन है और सेजिंग भी देखने लग जाता है कि ये मिस्टर एक्स कहाँ से आ गया है और देख रहा होता है कि ये क्या करेगी। जबकि उसके बच्चे कह रहे होते हैं कि मॉम अब्रॉड में काफी लड़के आपको अप्रोच करते थे और वो करने की ट्राई भी करते थे, तो क्या पता उन्हीं में से कोई एक लड़का हो जो मिस्टर एक्स के नाम से आपको गिफ्ट भेज रहा हो। तो ये बोल देता है कि तुम्हें ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, भी कह देती है कि नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, उसे बोल देना कि नहीं चाहिए। तो वो लड़की जैसे लेकर जाने वाली होती और ये भी रिलैक्स हो जाता है कि इसने फाइनली मना कर दिया। पर शिशिंग आकर अपनी मॉम को बताता है कि वो मिस्टर एक्स कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। आपको पता ना मैं कोडिंग के थ्रू पैसे अर्न करता हूँ, तो मैंने आपके लिए ये गिफ्ट ऑर्डर किया था, आपको डैड के सामने ये एक्सेप्ट करना होगा, मैं आपको दे रहा हूँ। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है और फिर वो वापस से लड़की को रोक लेती है और कहती है कि मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। सेजिंग भी देखने लग जाता है, कहने लगता है कि तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ऐसे किसी की तरफ से आई हुई चीज। तो कहती है कि मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूँ, वैसे भी मुझे याद आ गया कि मिस्टर एक्स कौन है, मैं इसे जानती हूँ। सेजिंग तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है। गुस्से में ग्लास वहीं पर रखता है, अपने दोनों बच्चों से कहता है कि जब भी तो आप लोगों को मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल करके मुझे बुला लेना। तो वो भी कहते हैं कि जी ओके डैडी। ये कहते साथ ही वो वहाँ से गुस्से से चला जाता। अब उसको जाते हुए देखकर ये तो बड़ी खुश हो जाते हैं कि मेरे बच्चों तुम लोगों की वजह से मुझे कुछ टाइम सुकून का मिल जाएगा और ये लड़का हर जगह मेरे साथ साथ नहीं होगा, चलो कार बाय करने के लिए चलते हैं। ये कहकर उन्हें ले जाती है और ये यहाँ सेक्रेटरी से आकर कहता है कि इन्वेस्टिगेट करवा के उसे वो कार किसने लेकर दी होगी, क्योंकि अब उसे पता लगवाना था कि ये मिस्टर एक्स का बच्चा है कौन जो आकर सीधा शोरूम से कार ही लेकर दे रहा है। अभी सेक्रेटरी जाता है, इससे पहले ही वहाँ पर सेजिंग की मॉम आ जाती है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आती है। पर ये अपनी मॉम को देखकर कहता है कि मॉम आपको मैनर्स नहीं पता कि नौक करके आते हैं। और उसकी मॉम तो आते साथ ही गुस्सा करने लग जाती है कि तुम वही लड़की वापस ले आए जो 7 साल पहले तुम्हें छोड़कर चली गई थी। अगर वो लड़की उस लड़की जैसी लगती है तो क्या है, उसके तो 2 बच्चे भी हैं, तुम्हें उस लड़की को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम बस कर दे, क्योंकि उसकी मॉम ने रोने वाला नाटक स्टार्ट किया हुआ था। तंग आकर बोल देता है कि मॉम ये प्रिटेंड करना बंद करे। तो कहती है कि हाँ मैं रोना बंद कर देती हूँ अगर तुम मेरी एक बात मान लेते हो। तो कहता है कि हाँ बोले क्या बात है। तो वो कहती है कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। ये साफ मना कर देता है कि मैं तो ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगा। पर वैसे ही इसकी वॉच पर शिशिंग का मैसेज आ जाता है जो बताता है कि ग्रैंडपा ने मॉम के लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई है और वो अगर ब्लाइंड डेट पर चलेगी तो क्या पता उनकी लाइफ में कोई और लड़का आ जाए। तो आपको जल्दी करनी होगी, उन्हें ब्लाइंड डेट से रोकना होगा या ब्लाइंड डेट को अच्छे से नहीं गुजारना होगा। तो ये बात सुनते ही वो अपनी मॉम से कह देता है कि मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। पहले तो मॉम को समझ नहीं आता, फिर बाद में बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अभी
जाओ। तो ये भी वहाँ से उठकर चला जाता और सेजिंग की मॉम दिखाई जाती जो अपना फुल गेटअप वगैरह चेंज करके उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर उसका बेटा ब्लाइंड डेट के लिए आया हुआ था। अब दूर के टेबल पे बैठने वाली होती है पर दो बच्चे भागते हुए उसके पास आते जिन्हें देखते ही ये खुश हो जाती है क्योंकि वो कोई और बच्चे नहीं होते बल्कि शिंग और वो भी होती है। वो तो उन्हें पहले आंट कहकर बुलाते, वो तो आंट से काफी खुश हो जाती क्योंकि एज उनकी ग्रैंडमा वाली हो चुकी थी और आंट उन्हें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर से बच्चे कहते हैं कि आप तो प्यारी ग्रैंडमा है। वो तो और भी ज्यादा खुश हो रही होती है पर वैसे वहाँ पर वेटर आकर उसे ग्रैंडमा कहकर बुलाता है। ये सुनते उनका मूड खराब हो जाता है। वैसे ही टेबल पे बैठ जाते हो बच्चे भी वहाँ से भाग जाते हैं। अब इन्होंने ऑर्डर जूस वगैरह करवा लिया था और देखते हैं कि सीचिंग भी एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट के लिए बैठा हुआ था। ये देखकर अभी खुश हो ही रही थी। वैसे ही सीचिंग पीछे की तरफ मुड़कर देखता है क्योंकि उन्हें शक हो रहा होता है कि वहाँ पर उसकी मॉम बैठी हुई है पर उसकी मॉम ने अपना फेस ही छुपा लिया था। और वैसे दिखाया जाता है कि सीचिंग के साइड में जो टेबल होता है वहाँ पर मोयोंग डेट के लिए आई हुई थी और मोयोंग को भी पता होता है कि इसके साइड वाले टेबल में सीचिंग उसे बैठकर देख रहा है और इसे हो रहा होता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसे तो अपना फुल गेटअप वगैरह भी चेंज किया हुआ था, विग वगैरह भी लगाई हुई थी और उसको जलाने के लिए लड़के से बहुत ही अच्छे से बात करने लगती है। यहाँ तक कि उसका लिप ग्लॉस लेकर उसे लगवाने भी लगते हैं। ये देखकर ये और भी ज्यादा जब जेलस होने लगता है तो लड़की से कहता है कि क्या तुम्हारे पास लिपस्टिक होगी, मैं तुम्हें लगाना चाहता हूँ। तो वो भी लिपस्टिक निकाल कर उसे दे देती क्योंकि उसे सेजिंग बहुत प्यारा लगा था। अब वो इसे लिपस्टिक तो लगा रहा होता है पर जेलिसी में बस मोयोंग की तरफ ही देखे जा रहा होता और सेजिंग की मॉम तो इसी में खुश हो जाती है। वैसे उनके पेट में दर्द होने लगता है तो वो वॉशरूम के लिए वहाँ से उठकर चली गई थी और सेजिंग जैसे लिपस्टिक लगाने के बाद लड़की के बुलाने पर उसकी तरफ देखता है तो वो देखकर शौक ही रह जाता है कि उसने उसके फेस का हाल क्या कर दिया, जबकि बेचारी को तो पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। वैसे ही उसके दोनों बच्चे उसके पास भागते हुए आते और कहते हैं कि डैडी डैडी। ये सुनकर ये अभी शौक की हो रही होती है पर बच्चे जब इसको देखते हैं तो हंसने लग जाते हैं। तो वो कहती है कि क्या ये तुम्हारे बच्चे? तो वो बताता है कि हाँ ये मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पता नहीं भूल गया। तो बच्चे कहते हैं कि हमारी मम्मी भी है ऑलरेडी। ये सुनते साथ ही गुस्से से वो लड़की उठकर वहाँ से चली जाती है। अब इनका ये काम तो हो चुका था। अब ये दोनों बच्चों को लेकर मोयोंग का काम बिगाड़ने के लिए चला जाता और उसको पकड़कर उस लड़के के सामने कहता है कि ये मेरी वाइफ है। बच्चे डैड के साथ ही मॉम के पास आ जाते और सामने वाले ब्लाइंड डेट वाले अंकल को बताने लगते हैं कि ये हमारी मॉम है और सेजिंग भी बताता है कि ये मेरी वाइफ है। ये कहकर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। ये तो उसे देखती रह जाती है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि सेजिंग की मॉम दिखाई जाती है जो वापस जब वॉशरूम से होकर आती है तो देखती है कि वहाँ पर तो उनका बेटा होता ही नहीं। ये देखकर वेटर से पूछने के लिए जाती है कि मेरा बेटा कहाँ पर गया। तो वेटर बताती है कि यहाँ पर जो भी बैठा था वो चला गया है। तो ये जल्दी से अपने बेटे को कॉल करती है और पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो कहने लगता है कि मॉम बस कर दे, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो कहती है कि मुझे भी ले जाते, मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई थी पर तुम तो यहाँ पर हो ही नहीं। तो कह देता है कि अब तो मैं घर पहुँचने वाला, आप खुद ही आ जाए। और सीचिंग अपने साथ मोयोंग को लेकर आ जाता और उसके दोनों बच्चों को भी अपने घर पर ही लेकर आ गया था। जैसे घर पर लेकर आता है तो सोफे पर जाकर खुद बैठ जाता है और मोयोंग जो अपने दोनों बच्चों से सॉरी करवा रही होती है। दोनों बच्चे सॉरी तो करते हैं पर कहते हैं कि हम आपको सच में अपना डैड बनाना चाहते हैं, इसी वजह से हमने ऐसा किया, हमें माफ कर दे। पर सीचिंग कहता है कि कोई बात नहीं और दोनों को अपने पास बिठा लेता है। और फिर उसने मोयोंग से बात करनी होती, इसी वजह से दोनों को बताता है कि नीचे प्ले स्टेशन वगैरह भी पड़ा हुआ है तो आप लोग जाकर वो खेल सकते हो। वो तो खुशी से भागते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद मोयोंग भी वहीं पे बैठ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारा घर मेरे घर से थोड़ा सा बड़ा है और सॉरी जो भी आज मेरी और मेरे बच्चों की वजह से हुआ। तो वह कहता है कि कोई बात नहीं। ये सुनते ही गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरी अपॉलॉजी कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, तुम्हारी फियांसी भी है और तुम मुझ में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हो और फिर तुम एक दूसरी लड़की के साथ डेट पर भी जा रहे हो, तुम इस तरह के इंसान कैसे हो सकते हो। ये सुनते हुए कहने लगता है कि मेरी फियांसी ये कब हुआ। तो वो बताती है कि गुस्सा ने मुझे खुद बताया कि वो तुम्हारी फियांसे है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी अच्छी दोस्त और हम दोनों काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनते कहने लगते हैं कि अच्छा बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मेरे बच्चों को तुम्हें ही संभालना होगा। तो वह कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो गुस्से से कहती है कि कहाँ पर जा रही हूँ, एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे किसी से मिलने के लिए जाना और बता भी देती है कि वो कौन से बार में मिलने वाली है। तो कहने लगता है कि हाँ तुम डायरेक्टर हो तो तुम्हें ये काम होंगे ही ना। तो ये अपने बच्चों की जिम्मेदारी उसे देकर जाने लगती है पर इससे तो डोर भी ओपन नहीं हो रहा होता। यही उसके लिए डोर ओपन करने के लिए आता है कि तुम्हें क्या डोर भी ओपन नहीं करना आता। तो वह कहती है कि न्यू टेक्नोलॉजी कैसे ओपन करना है। पर ये भी उसे जाते हुए कहता है कि प्लीज वीक उतार लेना, मेरे क्लाइंट को शर्मिंदा मत करना, आखिर मेरी कंपनी का नाम बनाने के लिए जा रही हूँ, नाम बदनाम मत करना। अब उसको ये कहकर भेज देता। अब ये भी अपनी ड्रेसिंग वगैरह चेंज करके आ गई थी और आई भी क्लाइंट से गुशाओ के साथ मिलने के लिए थी। अब गुशाओ क्लाइंट में कुछ ना कुछ तो चल रहा था और वो मोयोंग को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है वॉशरूम का कहकर। और यहाँ पर सीचिंग दिखाया जाता है जो दोनों बच्चों के साथ होता है पर उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता होता। तो उन दोनों बच्चों से कहता है कि तुम लोगों को जो भी बनाना आता है वो तुम लोग बना कर खा लो। उन लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि हमारा इस टाइप से सामना हुआ है जिसे हमारे लिए कुछ बनाना भी नहीं आता। पर सीचिंग को ये भी हो रहा होता है कितना टाइम हो गया वो वापस क्यों नहीं आई। और दोनों से भी पूछता है कि तुम लोगों की मॉम कब तक वापस आ जाती है पर उन्हें भी इस बात का कुछ नहीं पता होता। तो ये भी मोयोंग को मैसेजेस वगैरह करने लगता है कि तुम कब तक आओगी पर वो उसकी किसी भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रही होती। अब इसे ये होता है कि ये रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। गुस्से में मैसेज करता है, फिर कॉल करने का सोचता है बट कॉल करने पर पता लगता है कि उसका मोबाइल बंद आ रहा है। ये देखते फौरन से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम्हें बच्चों को बेबी सिट करना होगा और मैं मोयोंग को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। वो बेचारा हो जाता
आता है कि मुझे हमेशा बच्चों को बेबी सिट क्यों करना होता है, खुद चले जाते हैं। अब दोनों बच्चों के सामने आकर बैठा होता है। दोनों बच्चे कह रहे होते हैं कि अब आप हमें संभालने के लिए आए हैं। तो वह कहता है कि जी मैं ही आया हूँ। और यहाँ पर वो पर्सन मयंक को ड्रिंक पर ड्रिंक करवाई जा रहा होता और मयंक को कुछ तो ऐसा लग रहा होता है कि इस ड्रिंक में कुछ मिक्स था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा होता है। इसलिए सोच लेती है कि वो यहाँ से रेस्टोरेंट चली जाएगी, इससे पहले यहाँ पर कुछ गलत हो। जैसे रेस्टोरेंट का कहकर जाने लगती है तो वो पर्सन इसे रोक लेता और कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो ये उसे अपने आप से छुड़वाती और अपने ऊपर जैकेट लेकर वहाँ से चली जाती और वहीं पर सेचिंग भी आ जाता है उसे ढूंढते हुए, पर कहीं पर भी वो उसे नजर नहीं आ रही होती। यहाँ तक कि किसी और लड़की को भी वो उसे समझ लेता है। और गुशाओ जब वापस आती है तो वो आकर पूछने लगती है कि वो लड़की कहाँ पर गई। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, पर तुम मेरे पास आओ। तो ये उस पर गुस्सा करने लगते, कहते हैं कि तुमसे वो एक लड़की न संभाली गई। और यहाँ पर सेचिंग जो ढूंढते ढूंढते मयंक के पास पहुंच जाता और मयंक भी गिरने वाली होती है तो फौरन से उसे पकड़ लेता है। और मयंक जब उसे देख रही होती है तो उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो रही होती है, यहाँ तक कि उसे किस भी करने वाली होती है। पर सेचिंग अपना फेस उससे दूर करके उसे पूछता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तो वह कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम सेचिंग हो। ये बात कहते साथ ही उसकी चेस्ट वगैरह पर भी हाथ लगा रही होती है तो ये भी उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगता है, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना चाहता था। और जब उसे उठाकर लेकर जा रहा होता है तो मयंक तो बस उसे देखी जा रही होती है और घर पर भी लेकर आ गया था। घर पर आने के बाद इनका तो रोमांस स्टार्ट हो जाता है। दोनों बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते, बट सेचिंग कहता है कि अब तुम्हें मुझे झेलना ही होगा और तुम अब भाग भी नहीं सकती हो। तो वह कहती है कि नहीं मैं भागूंगी नहीं। और वैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती जब ये कैट से डर कर उठता देखता है कि वहाँ पर मयंक नहीं होती। ये देखकर अभी परेशान होता है। इससे पहले ही मयंक वॉशरूम से आ रही होती है तो उसे जाते हुए देखकर पूछता है कि तुम कहीं भागने वाली हो। तो वह कहती है कि नहीं मैं क्यों भागूंगी। तो कहने लगता है कि मुझे लगा कि तुम मेरा रात में एडवांटेज लेने के बाद यहाँ से भाग जाओगी। तो कहने लगती है कि हम अडल्ट्स हो चुके हैं और वैसे भी ये मिस्टेक थी, इसको इग्नोर भी तो किया जा सकता। तो वो तो फौरन से गुस्सा हो जाता है कि क्या ये मिस्टेक थी और क्या ये तुम्हें मिस्टेक लगती है और अब तुम इस चीज से भाग रही हो। तो वह कहती है कि हाँ जाहिर सी बात है। तो ये भी उसे बोल देता है कि ठीक है तुम्हारी कौन सी रात की परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब ये बात सुनकर तो मयंक को तो गुस्सा आ रहा होता है कि ये ऐसा कैसे मेरे बारे में बोल सकता है। पर ये फिर से जब सोने लगता है तो उसे कहती है कि जल्दी उठो वरना बच्चे आने वाले हैं तो तुम्हें और मुझे उन्हें जवाब देना होगा। अब उठकर जल्दी से वॉशरूम पहुंचो। अब इसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो उठे कैसे, उसने कुछ पहना ही नहीं हुआ था। ब्लैंकेट लपेट के जाने लगता और गिरने भी लगा था, पर भी अपने आप को संभालते हुए जा रहा होता है। अब मयंक जैसे नीचे आती है वैसे उसके दोनों बच्चे उसकी तरफ हो जाते हैं कि माँ बताएं रात में क्या हुआ। तो उसकी माँ कहती है कि क्या मतलब। तो कहती है कि हमें सब कुछ पता, हमसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आपने जो भी कहना होगा वो आप कोर्ट में कह सकते हो और अपने वकील का भी इंतजाम कर सकती है। उसकी बातों को सुनकर मयंक कह लगती है कि तुम लोग ये बातें कहाँ से सीख रहे हो, कौन सा ड्रामा देख रहे हो। तो वो कहते हैं कि मॉम बात को घुमाने की जरूरत नहीं है, हमने देखा था कि डैड आपको उठाकर घर वापस लेकर आए थे। तो ये भी अपने बच्चों से कहने लगती है कि वो बस मॉम ने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी, इसी वजह से सेचिंग मुझे घर पर उठाकर लेकर आए थे और कुछ भी नहीं। फिर वो दोनों बच्चे कहने लगते हैं कि हमने सुना है कि मैरिज सर्टिफिकेट इतना महंगा नहीं होता, हम उसके पैसे पे कर देंगे आप। और सेचिंग जल्दी से जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले ले। पर इस बात के बाद दोनों बच्चे आपस में लड़ने लग जाते हैं कि तुम पैसे दोगे। तो वो कहती है कि तुम पैसे दोगे। तो मयंक उनकी बातों को सुनकर उनसे आकर पूछते हैं कि तुम लोग क्या सच में चाहते हो कि मैं सेचिंग से शादी कर लूं। तो वो कहते हैं कि हाँ हम सच में चाहते हैं। तो मयंक भी बोल देती है कि चलो ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। इधर सेचिंग दिखा जाता है जो ऑफिस में तो आ जाता है, पर अभी भी उसका बहुत ज्यादा गुस्सा आया होता है। अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या मयंक काम करने के लिए आ गया। तो वो बताता है कि हाँ वो तो काम करने के लिए आ चुकी हुई है। तो ये भी वहाँ से जाने लगता है तो सेक्रेटरी भी पीछे पीछे आने लगता है। तो ये उसे देखकर कहता है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं और फॉलो करने की तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद सेक्रेटरी भी थोड़ा आराम करने लगता है, पर सेचिंग से ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। वो वहीं से रुककर उसे देख रहा होता और वापिस आकर जैसे थोड़ी खांसी करता तो फौरन से सेक्रेटरी उठकर खड़ा हो जाता है। पर सेचिंग जब उसे गुस्से से देख रहा होता तो ये तो अपना फेस ही दूसरी तरफ कर लेता जैसे मैं तो आपको देख ही नहीं रहा। और इधर गुशाओ दिखाई जाती है जो कॉफी लेने के लिए आई होती है। वैसे पीछे से मयंक आती तो उसे देखते ही वहाँ से जाने लगती है, बट मयंक उसे कहती है कि रोको। तो वह कहती है कि क्या मसला है। तो वो उसे डायरेक्ट ही कह देती है कि तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था ना। तो कहती है कि अच्छा तुम्हारे पास क्या कोई प्रूफ है कि मैंने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। तो कहती है कि अगर तुम मुझे टारगेट करना चाहती हो तो अपनी पूरी स्किल से मेरी इंसल्ट तो मत करो, अच्छे से टारगेट करो ना। तो ये भी बोल देती है कि वो भी मैं देख लूंगी और ये तो मेरा स्टार्ट है। तो ये भी ये बात सुनते ही उसके मुंह पर पानी फेंकती है। अब गुशाओ का भी गुस्सा आता, वो जैसे इसके ऊपर पानी फेंकने लगती है तो ये उसका बाजू पकड़ ली। तो इतने टाइम में वहाँ पर सेचिंग भी आ जाता है जो आते साथ सॉरी कहने को बोलता है। मयंक को तो ऐसा लगता है कि वो उसे सॉरी कहने को कह रहा होगा, बट वो उसे नहीं कह रहा होता बल्कि गुशाओ से कहता है कि तुम्हें सॉरी करना होगा। तो वो कहती है कि तुम प्यार में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम मुझे सॉरी करने को बोल रहे हो, जबकि तुमने देखा भी नहीं कि गलती किसकी है या किसकी नहीं, तुमने कोई बात भी नहीं सुनी। तो सेचिंग कहता है कि तुम्हें भी बताया कि तुमने कल रात क्या किया है। तो ये भी बात सुनने के बाद सेचिंग से कहने लगती है कि तुम अपने पर्सनल अफेयर्स को अच्छे से हैंडल करो, मैं चलती हूँ। ये कहकर वहाँ से गुस्से से चली जाती है। और ये भी उसके जाने के बाद गुशाओ से कहता है कि अगर तुमने वापस से मयंक को हर्ट किया हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और इधर मयंक दिखाई जाती है जो अपने दोनों बच्चों को लेकर भाई खिलाने के लिए लेकर आई होती है। तीनों ही साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वैसे इनकी तरफ एक बियर आ रहा होता है जिसे देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि ये कोई लकी ड्रॉ होगा।
होगा तो वो एक बॉल निकाल कर उसे पूछती है कि अब इसका मतलब क्या है। तो वो लड़का भी कह देता है कि आप मेरा फेस देख सकते हो। तो इसे होता है कि मुझे तुम्हारा फेस देखने की क्या जरूरत है, बट बच्चे कहने लगते हैं कि नहीं, हमने आपका फेस देखना है। और वो अपना फेस दिखा भी देता है। वो कोई और नहीं होता बल्कि वही वाला पर्सन होता है जो थाईलैंड में था और इसके बारे में जानते साथ ही यहाँ चाइना में आ गया। बट ये तो उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि इसकी पिछली कोई भी मेमोरीज नहीं थी। एक और दूसरा कॉस्ट्यूम वाला पर्सन पीछे से आता है जो आकर इन्हें एक टेडी बेयर का गिफ्ट देने लगता है, पर इसे थोड़ा सस्पिशियस सा लग रहा होता है और वो लड़का भी इसको स्कैमर लग रहा होता है। इसी वजह से अपने बच्चों से वो टेडी बेयर पकड़कर उन्हें वापस दे देती है और कहती है कि हमें नहीं चाहिए, और बच्चों से भी बोलती है कि ये स्कैमर है, इससे बचकर रहो। ये कहकर अपने दोनों बच्चों को वहाँ से लेकर जाने लगती है और लुशाओ बस उसे जाते हुए देख रहा होता है। सीचिंग दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में होता है। उसको अपने सेक्रेटरी से पता लगता है कि जो हमारी सीक्रेट की चुराई गई थी वो सूरा ने चुराई थी और उसे देखा भी गया है। ये सुनते हुए कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करो। और इधर सीचिंग दिखाई जाती है जो बैठकर अभी ड्रिंक वगैरह कर ही रही होती है। दोनों बच्चे अपनी मॉम को बैठकर देख रहे होते हैं। वैसे सीचिंग आता है तो फौरन से खुश होकर अपने डैड के पास भाग कर जाते हैं और सीचिंग उनके लिए कुछ चीजें भी लेकर आता है जो दोनों को एक एक देता है। अब दोनों बच्चे तो वहाँ से खुशी से भागते हुए चले जाते हैं। अब ये भी मोयंग के पास आकर बैठ जाता है। मोयंग साथ में ड्रिंक भी कर रही होती है और उसे ये भी कहने लगती है कि तुम्हें मैनर्स भूल चुके हैं, तो मेरे घर पर मुंह उठाकर आ जाते हैं। तो वह कहता है कि क्यों मैं नहीं आ सकता, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है इस घर में आने के लिए, और वैसे भी मैं फ्री था तो सोचा यहाँ पर आ जाता हूँ। फिर उसे ये कहने लगती है कि तुम बच्चों को रिजेक्ट भी तो कर सकते। तो वह कहता है कि मैं क्यों रिजेक्ट करूँ, वैसे भी इतने ज्यादा क्यूट है जिनसे मैं मिलने के लिए यहाँ पर आता हूँ। बच्चे तो ये बात सुनने के साथ ही वहाँ से भाग कर चले जाते हैं। तो उसकी बातों को सुनकर कहने लगती है कि मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो, पर अब ऐसा नहीं लगता। ये कहते हुए ड्रिंक भी किए जा रही होती है और इधर दूसरी तरफ लुशाओ दिखाया जाता है जिसके पास गुशाओ आई होती है और गुशाओ से कहने लगती है कि तुम अभी भी उसको लाइक करते हो ना। तो वह कहता है कि हाँ, तुम भी तो सीजिंग को लाइक करती थी ना, वो भी 7 सालों से, पर अभी तक तुम उसको पा नहीं पाई, कितनी यूजलेस हो। ये कहकर तो उसने उसको उसकी औकात दिखा दी थी। पर वो कहने लगती है कि तुम्हें याद है ना कि सीक्रेट की मैंने तुम्हें ला कर दी थी, उसने तुम्हें नहीं ला कर दी थी। जो वो लेकर आई थी वो तो फेक थी, जो मैं लेकर आई थी वो रियल वाली थी। और 7 साल पहले ये सिक्के देने के बाद वहाँ से चली गई थी कि अब हम नहीं मिलेंगे, हमारा अच्छा टाइम साथ में गुजरा है। और अभी भी उसे यही कहती है कि तुम उसे लाइक करते हो, उस पर क्रश है, तो तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए और उसे सीचिंग से दूर कर देना चाहिए। ये बात कहकर उसकी तरफ ड्रिंक लेकर आ जाते हैं, उसके पास में बैठकर ड्रिंक पीने लगती है। अब ये और भी ज्यादा ड्रिंक डाली होती है तो जल्दी से सीचिंग उसे रोकता है। तो वह कहती है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो कहने लगता है कि मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। ये कहते साथ ही उसे किस करने लगता है। अब ये भी उसे किस कर रही होती है, पर जैसे इसे बच्चों की आवाज आती तो फौरन से अपने मुंह को छुपाने लगती है और फिर किसी न किसी तरह गिरते हुए अपने बच्चों की तरफ जा रही होती है। पर बच्चे पूछे होते हैं कि मॉम आप क्या कर रही थी, पर वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होती कि वो वहाँ पर कुछ कर रही थी। बच्चे कहते हैं कि मॉम हमने आपको डैड के साथ देख लिया था। सेजिंग तो उनकी सारी बातें सुन सुनकर हंस रहा होता है और इधर लुशाओ दिखाया जाता है जो बैठकर पेंटिंग कर रहा था और यहाँ सेजिंग जो फुल ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाकर डांस कर रहा होता और मयंक भी बाहर से आकर चिल्ला रही होती है कि अपनी आवाज बंद करो, पर वो उसकी एक भी आवाज नहीं सुन रहा होता। वो अपना मस्त डांस कर रहा होता है। जैसे ही उसकी डांस करते हुए मयंक पर नजर पड़ती है वो तो उसे गुस्से से देख रही होती है, जिसे देखते ही वहीं पर रुक गया था और वो उसे इशारों से समझा रही होती है कि आवाज बंद करो, मुझे कहीं बाद में जानो, अभी सोना है और मुझे सोने दो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाते साथ ही ये म्यूजिक को जल्दी से ऑफ कर देता है। अब मयंक ने कहीं और नहीं जाना होता बल्कि उसकी कजन ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। अपनी कजन की बात सुनने के लिए उसके पास पहुंचते उसे पूछते है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो वो सीधी पॉइंट की बात नहीं कर रही होती, तो इसे कहती है कि पॉइंट की बात करो। तो उसे कहती है कि यहाँ पर मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं यहाँ से तुम्हें पानी में फेंक दूंगी और मछलियों का खाना बना दूंगी और सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, उस पर तुम्हारा बिल्कुल भी हक नहीं है जिस पर हक जमा कर तुम बैठी हुई हो। ये कहते साथ ही अपने 2 लोगों को वहाँ पर बुलाते और वो दोनों लड़के इसकी तरफ आ रहे होते। ये काफी ज्यादा डर रही होती और कभी पानी को देखते कभी उन्हें देखती है। वो लड़के तो उन्हें देख देख कर हंस रहे थे। पर उन लोगों से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम लोग काफी गुड लुकिंग हो, जरा मेरा पर्स तो पकड़ोगे। ये कहकर अपना पर्स उन्हें पकड़ा देती और अपनी कजन की तरफ जाती उसके फेक्स जो बैंक्स होते हैं वो उतार देती है। वो बेचारी तो रोने पर आ जाती है कि ये तुमने क्या किया, और लड़के भी जल्दी से पीछे हट जाते हैं कि ये लड़की कितना बड़ा धोखा दे रही थी और ये भी अपनी कजन को फुल ऑन तंग कर रही होती है। और फिर उसे तंग करने के बाद अपना पर्स लेकर वहाँ से खुश होते हुए आ रही होती है। वैसे ही सीचिंग वहाँ पर पहुंच जाता है जो उसके लिए परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि ये पानी से डरती है, इसलिए उसे पकड़ के कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी, तुम्हें पता न रात में यहाँ पर आना कितना डेंजरस, और वैसे भी तुम्हें पानी से डर लगता है क्योंकि निंग पानी से डरती थी। तो वह कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं मैं निंग नहीं हूँ और इंसान तो किसी न किसी चीज से डरता ही होता है। तो मैं मानती हूँ कि मुझे पानी से डर लगता है, मुझे और भी चीजों से डर लगता है। तुम हमेशा मुझे वही क्यों समझते रहते हो जो मैं हूँ भी नहीं। ये सब बातें पीछे से खुशाओ भी सुन रही होती है। अब उसे भी यही होता है कि अभी तक उसके पीछे पड़ा हुआ है, जबकि वो तो इसको पहचानने से भी इनकार कर रही है और इसको अपने से दूर रहने को भी बोल रही होती है। सेक्रेटरी भी से कहता है कि क्या मैं आपको छोड़ रहा हूँ। तो वह कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। ये कहकर वहाँ से जाने लगते। अब सेक्रेटरी सीचिंग के पास आता है, उसे कहता है कि बॉस ऐसा क्या हो सकता है कि क्या ये निंग ना हो। वो तो इस बात से बिल्कुल चुप होता है, जबकि गुशाओ घर पर आने के बाद सब चीजें फेंक रही होती क्योंकि उसे सीचिंग पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो अभी तक उस लड़की से ऑब्सेस्ड क्यों है जिसे वो याद भी नहीं है। अब सीचिंग को ये पता लगता है कि वो जो पर्सन था जिसे सीक्रेट की चुराई थी वो थाईलैंड में, इसलिए वो जाने का सोचता है कि मैं थाईलैंड जाऊंगा तो
तो सेक्रेटरी कहता है कि आप पहले तो थाईलैंड नहीं जाना चाहते थे, आप क्यों जाना चाहते? तो कहता है कि मैं उस राज का पता लगवाना चाहता हूँ जो 7 साल पहले मुझसे छुपाया गया था। अब मैं उस राज को छुपने नहीं दे सकता। सेक्रेटरी कहता है कि मैं थाईलैंड जाना तो नहीं चाहता, पर मुझे आपकी वजह से जाना पड़ेगा। अब उसकी ये बात सुनकर वो सेक्रेटरी से बोल देता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, ना जाओ। ये कहकर चला जाता है, पर सेक्रेटरी भी उसके पीछे पीछे भागता है कि मैं जाऊंगा। और इधर मयंक दिखाई जाती है जो गुशाओ के बुलाने पर उसके पास आती है, बट गुशाओ जो उसे वापिस से काम करने को बोरी होती तो वह कहती है कि मैंने काम बिल्कुल ठीक करके दिया है, तो मुझे वापिस से काम करने का क्यों कह रही हो? तो वह कहती है कि अगर काम ठीक से किया है तो रीड करने में क्या जाता है, फिर से रीड करो। तो कहती है कि अपने पर्सनल रीजन यहाँ पर काम पर क्यों लेकर आ रही हो? तुम्हें अपने पर्सनल रीजन यहाँ पर नहीं लेकर आनी चाहिए, और वैसे भी तुम सीजिंग की फियांसे नहीं उसका यूज कर रही हो, तुम्हें अपने इस कैरेक्टर से बाहर आना होगा। तो वह कहती है कि मैं तुम्हें याद करवाती चलूं, तुम्हें वो सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी हो। तो उसकी ये बात सुनकर कहती है कि फिर तुम क्या हो, अपने बारे में भी तो बताओ। जिस बात का उसके पास कोई भी आंसर नहीं होता, ये भी फुल एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से बाहर आ जाती है। जब बाहर आती है तो देखते है कि काफी तेज बारिश हो रही होती है। अब इसे देखकर समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं थी। वैसे सामने से एक लड़का आ रहा होता है अम्ब्रेला पकड़कर, ये उसे देखी जा रही होती है। वो उसके पास में आकर अम्ब्रेला बंद करता और फिर कहता है कि हमने वापस से मिल लिया। तो ये उसे फौरन से पहचान जाती है कि तुम तो वही टेडी बेयर बने हुए थे। तो वो कहता है कि हाँ, मेरा नेम लुसाओ है, वो मैं वहाँ पर गेमिंग कंपनी के लिए काम करने के लिए गया हुआ था। पर वो उसको अपनी कंपनी के बाहर देखकर कहती है कि यहाँ पर कैसे? तो वो उसे बताता है कि इस कंपनी के साथ मैं अपना कुछ बिजनेस वगैरह कर रहा हूँ। फिर ये उसको राइड की भी ऑफर देता है, तो वो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, मुझे नहीं आपके साथ जाना। तो वो उसको अपना अम्ब्रेला ही ऑफर कर देता है, जिसको वो खुशी से लेकर वहाँ से चली जाती है। और जिस तरह वो उसे बाय करके गई थी, यही सीन देखकर उसको 7 साल पहले का सीन याद आ रहा होता है कि इसी तरह वो उसको बाय करके गई थी और तब से लेकर उसे उस पर क्रश था। अब भी वो सोच लेता है कि मैं तुम्हें पाकर रहूंगा और ये भी मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी सब मेमोरीज वापस आ जाए। और फिर अपना दूसरा अम्ब्रेला भी निकाल लेता है। और इधर मयंक दिखाई जाती है जो सीचिंग के घर के बाहर से गुजर रही होती है, पर हर बार देखती है कि सीचिंग है कि नहीं है, पर वो घर पर नहीं होता। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। उसके घर को देखते हुए कहने लगती है कि सीचिंग, तुम इतने दिन से मुझे नजर नहीं आए हो, ना ही तुमने कोई बात की है। क्या तुम मुझे बगैर गुड बाय बोले ही चले गए हो? क्या तुम हमारी इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते थे? और इधर सीचिंग दिखाया जाता है जो थाईलैंड में होता है। उसका सेक्रेटरी उसके पास आता और पूछने लगता है कि आप ये बताएंगे कि आप लिंक को लाइक करते हैं या मयंक को लाइक करते हैं? तो वह कहता है कि अभी जो प्रेजेंट में है बस उसी को जीना चाहिए, पिछली बात है मुझे याद ना करवाओ। तो सेक्रेटरी कहता है कि आपको तो ऐसे ही फ्री में 2 क्यूट बच्चे भी मिल गए, अगर मुझे इस तरह के क्यूट बच्चे तो मिले होते तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता। तो उसकी ये बात सुनकर कहता है कि मैं वैसे उन्हें मिस तो कर रहा हूँ, पर तुम बताओ सूरा के लीडर का पता चला कि वो कहाँ पर होता है, जल्दी ढूंढो ना। और यहाँ अपने दोनों बच्चों को भी मैसेज करता है कि मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। उनके इस मैसेज को सुनते ही दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि डैड जल्दी वापस आ जाइएगा, इससे पहले मॉम को कोई ले जाए। और इधर सेक्रेटरी दिखाया जाता है जिसे जैसे ही प्यारी लड़की नजर आती है उसका तो एक्सेंट ही चेंज हो जाता है और आगे से हाई करता है, इंग्लिश में अभी बात कर ही रहा होता है, पर बेचारे का दिल टूट जाता है क्योंकि उस लड़की का हस्बैंड पीछे से आ जाता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है। ये कहकर वो उसे वहाँ से लेकर चला गया था। वैसे ही पीछे से दूसरी लड़की आती है जो थोड़ी बहुत चाइनीज सी लग रही होती है। अभी उसे देखकर भी हाई करता है, पर जैसे ही वो हाई बोलते तो पता लगता है कि वो तो शीमेल है। ये तो बेचारा डर ही जाता है, वहाँ से भागने की करता है और वो भी इसे जाते हुए देखकर वहाँ से चला जाता है। अब सीचिंग जो अपने सेक्रेटरी से पूछा होता है कि मुझे बताओ सूरा का अड्डा कहाँ पर है जहाँ पर वो बैठा करता है। तो वह कहता है कि ये पता लगवाना मुश्किल है कि वो कहाँ पर होता है, किस टेम्पल में होता है। तो ये भी बोल देता है कि ठीक है, मेरी वापसी की टिकट करवा दो, अब मैं जा रहा हूँ। तो सेक्रेटरी कहता है कि कल जो हमने काम करना था उसका क्या? तो वह कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब बस मुझे घर जाना है, क्योंकि आखिर उसने सीचिंग की वॉइस को सुन लिया था। अब ये थाईलैंड से डायरेक्ट चाइना वापस आ जाता और जैसे ही मयंक के घर पर जाता नॉक करता पर कोई भी डोर ओपन नहीं कर रहा होता, तो ये भी कॉल करने लग जाता है। पर सेक्रेटरी कहने लगता है कि आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आए, पर यहाँ पर तो आपको डोर क्लोज मिला, पर अभी कॉल कर ही रहा होता है। वैसे ही कोई डोर ओपन करता है, जो दोनों बच्चे डोर ओपन करने के लिए आते हैं। अब दोनों बच्चों को देखकर वो खुश हो जाता है, पर बच्चे कहते हैं कि मॉम आपसे नाराज है क्योंकि आप गुड बाय करके नहीं गए थे, इसलिए मॉम ने कहा है कि आपको अंदर आने की परमिशन नहीं है। ये कहकर डोर क्लोज करके चले जाते हैं। बेचारा सीचिंग तो अंदर भी नहीं आ पाता। सेक्रेटरी ये देखकर हंस ही रहा होता है। वैसे ही उसे पता लग जाता है कि सूरा यहीं पर आया हुआ है। ये सुनते ही सीचिंग को भी बताता। सीचिंग कहता है कि कल तुमने इन्वेस्टिगेशन करना यहाँ पर स्टार्ट कर देना है, क्योंकि हमने उसका जल्दी से जल्दी पता लगवाना है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।